गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गढ़वा क्लासेस में। आप सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर के साथ क्लास 12 का फिजिक्स का जो पार्ट है, और आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने वाले हैं। इससे पहले की चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे होंगे उनसे अनुरोध होगा कि पहले के वीडियोज़ को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। आप सभी से अनुरोध होगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सकें। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने के लिए सबसे पहले हम लोग जो समझने वाले हैं वो कौन है? एरिया क्या होता है, व्हाट इज एरिया, एंड देन फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेसिकली फ्लक्स आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला चीज आज के क्लास में हम लोग देखने चलते हैं एरिया। ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर है या एक रेक्टेंगल है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। क्लास 12 के मैथमेटिक्स में आप लोगों को वेक्टर 3D पढ़ना है, वहाँ पे आप पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे अगर नहीं पढ़े होंगे तो। और जो लोग नहीं पढ़ेंगे या नहीं पढ़े हैं, जैसे बायोलॉजी वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये हम लोगों का ऑरिजिन है, इस डायरेक्शन को हम लोग आई कैप कहते हैं, और वाई के डायरेक्शन को कौन सा कैप कहते हैं? जे कैप से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं कि लेंथ एल दिया हुआ है और इसका विड्थ जो है वह बी दिया हुआ है। ठीक, इसका एरिया कितना होगा? एरिया ये तो सिंपल हम लोग क्लास 5-4 में पढ़े हुए हैं। लेंथ इंटू कितना होगा? ब्रेड्थ, एल इंटू बी। यहां से आपको सिर्फ क्या मिला है? मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। मैग्नीट्यूड है ये। अब बात ये उठती है कि एरिया कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो दिमाग में रखेंगे, एरिया कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया के पास डायरेक्शन होता है। एरिया कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर अगर वेक्टर के टर्म में इसको हमें लिखना होगा, देखिएगा यहाँ पे थर्ड डायरेक्शन एक होता है, ये कौन सा कैप होता है? ये एक्स वाई, तो ये कौन है? जेड, जिससे आप कौन सा डायरेक्शन कहते हैं? के कैप डायरेक्शन। के कैप डायरेक्शन हमारा होता है। अब एरिया निकालने का तरीका क्या होता है? तो एरिया वेक्टर जो होता है वो लेंथ वेक्टर क्रॉस ब्रेड्थ वेक्टर। ए इक्वल्स टू लेंथ कितना है? एल, डायरेक्शन क्या है इसका? आई कैप। तो आप लोग क्या लिखोगे? एल आई कैप क्रॉस। ब्रेड्थ कितना है इसका? बी, डायरेक्शन क्या है? जे कैप। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बी जे कैप। ठीक है, ये वेक्टर आएगा। एरिया वेक्टर कितना आएगा? एल इंटू बी, मैग्नीट्यूड तो आगे रहेगा आई क्रॉस जे। देखिएगा आई है और जे ऊपर की ओर है। आई की तरफ हम अपने पाम को रख करके जे की तरफ घुमाते हुए मुट्ठी को अगर बंद करेंगे तो जो डायरेक्शन निकल करके आता है आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, वह कौन सा? एक्चुअली जेड। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? के कैप। तो एरिया का डायरेक्शन क्या हुआ? के कैप। मैग्नीट्यूड पार्ट आप क्या देख रहे हैं? मैग्नीट्यूड अभी भी कितना है? एल इंटू बी, लेकिन डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड टू द प्लेन और आउटवर्ड टू द सरफेस। सिमिलरली अगर ये कोई सरफेस है हमारे पास, जिसके दो सरफेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इधर और इधर।
अगर इस सरफेस का एरिया का डायरेक्शन हमसे पूछा जाएगा तो इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर, और इस सरफेस का अगर डायरेक्शन पूछा जाएगा तो इधर बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एरिया वेक्टर को, एरिया कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड टू द सरफेस, और परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। तो एरिया कैसा क्वांटिटी है, एरिया क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके डायरेक्शन को जनरली फिजिक्स में एन कैप से दिखाया जाता है, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, और कैप क्या दिखाता है, यूनिट वेक्टर, एक्चुअली नॉर्मल यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन होता किधर है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज perpendicular to the surface, perpendicular to the surface। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन को एन कैप, जिसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर कह सकते हैं, और इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। अब सरफेसेस हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, देखिएगा सरफेस दो तरह के हमारे पास हो सकते हैं, एक ओपन सरफेस एंड सेकेंड वन इज क्लोज्ड सरफेस। दूसरा क्या होगा, क्लोज्ड सरफेस। ओपन सरफेस में क्या आ जाएंगे, स्क्वायर, उसके बाद सर्कल, ठीक है, ट्रायंगल। क्लोज सरफेस में क्या आ जाएगा, सिलेंडर, स्फेयर, क्यूब, etc। जैसे ये हो गया, सिलेंडर है, ये स्फेयर है, ये क्यूब है। ठीक है, तो ये ओपन सरफेसेस होते हैं और ये क्लोज सरफेस होते हैं। तो सर अब क्लोज सरफेस का एरिया का डायरेक्शन क्या होगा और ओपन सरफेस का एरिया का डायरेक्शन क्या होगा। एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इनके केस में भी जिस भी सरफेस का आप डायरेक्शन देखना चाहते हैं, जिस सरफेस का जो एरिया है उसका डायरेक्शन देखना चाहेंगे, उसी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जैसे कर्व्ड सरफेस का इस जगह पे देखना चाहेंगे, जैसे ये मार्कर है, कैसा है, सिलेंड्रिकल है, इस पार्ट का एरिया का डायरेक्शन इधर होगा, इस पार्ट का एरिया का डायरेक्शन आपकी तरफ होगा। ऊपर का जो प्लेन सरफेस है, जो सर्कुलर बेस है, उसका डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड। नीचे का सर्कुलर बेस का डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड। इधर एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट साइड में। हर पोर्शन पर नॉर्मल 90 डिग्री पर नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is normally outward to the surface। जैसे इसी के बारे में अगर आप बात करोगे तो इसका एक डायरेक्शन नीचे,
इस सरफेस का डायरेक्शन ऊपर, इस सरफेस लेफ्ट साइड में इधर होगा, सामने वाले का सामने की ओर, पीछे वाले 6 सरफेसेस हैं। यहाँ पे हर एक जगह पे स्फेयर का हर जगह, इस जगह पे डायरेक्शन इधर आएगा, यहाँ आएगा, अलग अलग जगह पे एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, अलग होगा। तो अगर ओपन सरफेस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पाम है हाथ, इसका डायरेक्शन इधर होगा या फिर इधर होगा, ठीक है। अगर आप एक बार डायरेक्शन फिक्स कर लिए इस डायरेक्शन में तो ये हमारा पॉजिटिव होगा और हर बार ये हमारा डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला क्या होगा, नेगेटिव। तो सबसे पहला चीज फ्लक्स को समझने के लिए हमें क्या दिमाग में रखना था, एरिया कैसा क्वांटिटी है, तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, एन कैप इस वेक्टर को दिखाते हैं हम लोग, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, सरफेस से 90 डिग्री, सरफेस से 90 डिग्री बनाता हुआ बाहर की ओर। अब चलते हैं फ्लक्स के पास। फ्लक्स, चलिए देखिएगा, ये एक पाइप है, इससे वाटर फ्लो कर रहा है और वो पानी आकर के किसी टैंक में स्टोर हो रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ ये लाइट, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से वाटर क्रॉस कर रहा है और वही वाटर क्रॉस करने के बाद हम स्टोर कर रहे हैं, तो अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा कि वाटर कितना अमाउंट ऑफ वाटर इस टैंक में स्टोर हुआ है, तो हमें क्या पता होना होगा, वाटर का स्पीड पता होना होगा और इस क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में नॉलेज होना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। और अगला चीज क्या पता होना होगा, टाइम। अगर ये 3 चीजें हमें पता होंगी तो हम बता सकते हैं कि कितना वाटर इस टैंक में स्टोर हुआ है, ठीक है, कितना वाटर इस टैंक में स्टोर हुआ है। दूसरा चीज, अगर हमसे अमाउंट ऑफ लाइट अगर पूछेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया से कितना क्रॉस करके निकल रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया से कितना लाइट निकल रहा है, तो अमाउंट ऑफ लाइट हम लोग क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ लाइट जो है, अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो क्या होगा, लाइट डेंसिटी, लाइट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, लाइट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब सुनिएगा, ये है पर्टिकुलर एरिया, समझिएगा कि इधर से हम लोगों ने लाइट दिया है, यूनिफॉर्म लाइट आ रहा है हर जगह से। जब लाइट आएगा तो लाइट इतने एरिया पर पड़ रहा होगा, मान लीजिए खिड़की है इतना, ठीक, इतना पोर्शन से लाइट निकलेगा बाहर। अब हम इसे थोड़ा सा घुमाते हैं ऐसे, ठीक है, इतना घुमा देते हैं, तब अब जो लाइट आ रहा है आप खुद सोच करके बताइए कि इस पोजीशन में
जितना अमाउंट लाइट का क्रॉस कर रहा था, क्या उतना ही लाइट इस पोजीशन में भी क्रॉस करेगा? आंसर होगा नहीं। अभी जब इस पोजीशन पे था, इनिशियल पोजीशन पर, तो इसका इफेक्टिव एरिया क्या था? इस बुक का जो सरफेस एरिया है ये, इस पोर्शन का। जैसे ही हमने थोड़ा सा टर्न किया है, अब इसका इफेक्टिव एरिया क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है। और थोड़ा अगर हमने टर्न करके पूरा इतना कर दिया, आपकी तरफ अगर इस फेस को कर दिया, लाइट इधर से आ रहा है, बताइए इस एरिया से क्रॉस करने वाला लाइट क्या है? 0। फिर से गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैक्सिमम, जैसे जैसे इसको हम टर्न कर रहे हैं, लाइट का क्रॉसिंग कम हो रहा है और फाइनली कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब इस डायरेक्शन में था, जब यहाँ इस डायरेक्शन में था, लाइट आ रहा था, लाइट का डायरेक्शन मेरे लिए लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में था। ठीक है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या था? बाहर की ओर, इधर या फिर उधर, दोनों में से कौन सा भी हम डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन एक बार अगर फिक्स कर दिया डायरेक्शन, उसके बाद हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों का डायरेक्शन जो था, लाइट आ रहा था उसका डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल या तो 0 था या 180 था। जैसे जैसे हम लोग इसको टर्न कर रहे हैं, एरिया का डायरेक्शन अब क्या हो गया? देखिएगा तो इधर आपकी तरफ, इस तरीके से, और लाइट कैसे आ रहा है? ये। अब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनना शुरू हो गया, दोनों के डायरेक्शन में। और जब पूरी तरह से हम लोग घुमा दिए तो कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। मतलब क्या पता चल रहा है? इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन और जिस एरिया पर लाइट पड़ रहा है, जिस पर्टिकुलर एरिया से आप लाइट क्रॉस करा रहे हो, उसका डायरेक्शन, दोनों के डायरेक्शन अगर 90 डिग्री हो जा रहे हैं तो कोई लाइट का अमाउंट क्रॉस नहीं कर पा रहा है। हो क्या रहा होगा इसमें? मान लीजिए कि हमने इसको टर्न कर दिया, अभी लाइट कितना एरिया से क्रॉस कर रहा होगा? इस एरिया से क्रॉस कर, इस पोर्शन से। यहां से इस एरिया से लाइट जो गुजर रहा होगा वो यहां से क्रॉस करेगा। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको थोड़ा सा क्लियर डायग्राम लेते हैं हम लोग, ये देख रहे हैं, जो लाइट इस एरिया में इंटर करेगा वही लाइट यहां से बाहर एग्जिट करेगा। अब थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं? टिल्ट कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर हम इसको थोड़ा झुका देते हैं तो अब देखिए तो कितना लाइट इंटर करेगा, कितना पार्ट से? मात्र इस वाले पोर्शन से, इतना सेक्शन से। क्या किया आपने? थीटा डिग्री से घुमा दिया। क्या किया है? थीटा डिग्री से। पहले एरिया का जो डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे? लाइट रेस को भेज रहे थे। दोनों के बीच में एंगल 0 था। जैसे ही हम मान लीजिए इस तरीके से था, इधर एरिया वेक्टर था,
जैसे ही हम इसको टिल्ट किए हैं थीटा डिग्री से, अब एरिया नीचे आ गया, यही ना हो गया। मान लीजिएगा इसका ब्रेड्थ जो था b था और लेंथ कितना था, ये लेंथ तो नहीं बदला, ये ब्रेड्थ है। अब कितना पार्ट से जा रहा है आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब इफेक्टिव एरिया, पहले कितना एरिया था, अगर हम पहले का लाइट फ्लक्स पूछें आपसे, लाइट फ्लक्स हम पहले से पूछे, पहले वाला, तो क्या कहते, लाइट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय पहले का एरिया क्या होता, L इंटू बी। ठीक है, अब अगर हम आपसे पूछते कि अब लाइट डेंसिटी क्या होगा, तो ये इफेक्टिव एरिया, इस एरिया से चूंकि लाइट क्रॉस कर रहा है, तो सबसे पहले तो हमको ये एरिया निकालना होगा। इस एरिया में लेंथ तो सेम है, कौन बदला, ब्रेड्थ। ये देखिए ये ब्रेड्थ हुआ है। अब ठीक है, थोड़ा अलग डायग्राम बनाते हैं। ऐसा ही कुछ है, ये बी है, ये कितना से मुड़ा है, थीटा से। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, थीटा, तो ये वाला क्या होगा, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। अब एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ तो एल है और ब्रेड्थ क्या हो गया है, बी कॉस थीटा। नाउ न्यू एरिया ये जो है वो क्या होगा, एल बी कॉस थीटा। क्या कहेंगे, न्यू फ्लक्स कितना होगा, न्यू फ्लक्स कितना होगा, न्यू फ्लक्स, लाइट फ्लक्स जिसको आप कहेंगे, तो लाइट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय न्यू एरिया दैट इज इक्वल टू लाइट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय L इंटू बी कॉस थीटा। ये क्या दिख रहा है एक्चुअली, लाइट डेंसिटी इंटू एरिया कॉस थीटा। लाइट डेंसिटी के पास डायरेक्शन है कि नहीं है, है। एरिया के पास डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है, होता है। और लाइट डेंसिटी और एरिया, लाइट इधर था अब एरिया इधर आ गया है, तो बताइए पहले दोनों सेम डायरेक्शन में थे, ये अगर टिल्ट करता है तो यहां भी एंगल कितना बनता है, ये लाइट डेंसिटी का डायरेक्शन है और ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, और थीटा क्या है, दोनों के बीच का कोण है, दोनों के बीच के एंगल है। आप क्या कहेंगे वेक्टर में, LD लाइट डेंसिटी डॉट एरिया वेक्टर, क्योंकि यही तो क्या देता है, मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट हमको क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करने वाला, चाहे वो लाइट हो चाहे वाटर हो, क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड यदि किसी पर्टिकुलर एरिया से क्रॉस कर रहा है, तो क्या क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रॉस कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया से क्रॉस करने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर एनर्जी का मेजरमेंट जो है वह क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अनदर डेफिनेशन इज, अब बताइएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्ट्रॉन्ग कब होगा और वीक कब होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को याद कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ज्यादा क्राउडेड थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, मजबूत था, स्ट्रॉन्ग फील्ड था। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्राउडिंग कम होता था तो फील्ड कैसा होता था, वीक होता था। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को कौन डिसाइड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया से क्रॉस करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उस फील्ड के पास एनर्जी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर अगला डेफिनेशन हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स?
व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? Electric flux, it is number of count of number of lines crossing through any given area, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एनी गिवन एरिया। अब सुनिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर से इस बुक के सरफेस की तरफ आ रहा है, ठीक है, इस एरिया पर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होते हैं? इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस होते हैं। इस पोजीशन पर है ये ना, जितने भी लाइंस आएंगे इतने एरिया में सारे के सारे क्रॉस कर जाएंगे, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इस सिचुएशन में होगा। और जैसे जैसे एंगल हम लोग चेंज करते जाएंगे, नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग घटते 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 जब इस तरह से होगा, जब एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों 90 डिग्री पर हो जाएंगे, तब टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द गिवन एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक चीज क्या पता चल रहा है, जब फील्ड का डायरेक्शन और एरिया अगर हम इधर ही ले लें, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग क्या है? मैक्सिमम है। और जब दोनों 90 डिग्री पर हैं तो क्या हो जा रहे हैं? 0 डिग्री पर। ऐसा कौन बदलता है? कॉस थीटा। कॉस जो है 0 डिग्री पर क्या होता है? मैक्सिमम होता है, और 90 डिग्री पर क्या होता है? मिनिमम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 0 होता है, क्योंकि यह 90 डिग्री है ना। और अभी अभी आपने लाइट वाला भी केस देखा, ठीक है, कितना आ रहा था लाइट फ्लक्स? तो लाइट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया कॉस थीटा। तो फ्लक्स का अगला डेफिनेशन जो हमारे पास आने वाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो क्या होता है? तो देखिएगा, अमाउंट क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? अगर हमारे पास कोई ये पर्टिकुलर एरिया है, याद रखिएगा, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to electric field intensity multiplied by area multiplied by cos theta। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जो होता है, फाई ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एरिया ए, या फिर एस कह सकते हैं आप, कॉस थीटा होता है, ठीक है। अगर ये पर्टिकुलर एरिया है ए, इसमें हम एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं डी ए। ये डी एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन, और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जा रहा है। ये थीटा एंगल बना करके गया है, किससे? डीए से। ये जो एरिया है इससे कितना एंगल बना करके गया है? थीटा एंगल बना करके जा रहा है। तो बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर डीए के बीच में जो एंगल है वो कितना है? थीटा है। तो चूंकि हम लोगों ने एरिया छोटा सा लिया है, डी एरिया लिया है, एरिया क्या है हमारा? स्मॉल, तो इस स्मॉल एरिया से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वह क्या होगा? तो आप लिख सकते हैं डी फाई ई, छोटा सा फ्लक्स जो है वो क्या होगा? ई डी ए कॉस थीटा। डी फाई ई डी ए कॉस थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें
तो डी फाई ई, इसका वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, कितना होगा, ई डॉट ए, और ये क्या होगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ठीक है, और यदि हमें किसी भी गिवन एरिया से नेट फ्लक्स निकालना होगा, टोटल फ्लक्स निकालना होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गिवन एरिया, गिवन एरिया इज फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, जो छोटा सा फ्लक्स था, जो छोटा एरिया आपने लिया था डी ए या फिर डी एस, जो भी कहें, कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं ए जो है एस भी मिलेगा, डी ए डी एस मिलेगा, है ना, एस फॉर सरफेस एरिया। तो क्या कहोगे, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, और क्या कह सकते हैं, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। हमें क्या करना होगा, उस सरफेस से क्रॉस करता है फ्लक्स ना, उस सरफेस से हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, और अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। ये सिंबल क्या है, सरफेस इंटीग्रल इसको कहते हैं हम लोग। ये क्या है एक्चुअली, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल क्या कहते हैं इसको, सरफेस इंटीग्रल। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इतना में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो इट इज काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एनी गिवन एरिया। वाई नंबर ऑफ लाइंस, बिकॉज किसी भी एरिया से जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस करता है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रॉस कर रहा है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट हम लोग पेज पर किस तरीके से करते हैं, लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ठीक है, तो लाइंस जितना ज्यादा क्रॉस किया उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस किया, दैट मीन्स उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रॉस किया है, या इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी क्रॉस किया है। ठीक है, इनका हम लोग देखने चल रहे हैं कि कितना क्या इनका यूनिट होगा और इनका डायमेंशन क्या निकल करके आने वाला है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्पेशल केस भी देखेंगे, तो एक नोट पहले हम लोग देख लेते हैं। नोट, फर्स्ट नोट, थीटा अगर 0 हो जाए दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा, सिंपली ई ए। अगर हम इस पर आ जाए तो ई ए कॉस 0 कितना होता है, 1। सेकेंड, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। कॉस 90 क्या होता है, 0। और थर्ड केस, अगर थीटा 180 डिग्री हो जाता है तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या निकल के आएगा, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है तो निगेटिव हो जाएगा E इंटू ए। ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, या तो 0 डिग्री पर होगा या 180 डिग्री पर होगा। ध्यान दीजिएगा, हम मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड 0 डिग्री पर भी E इंटू ए है और 180 डिग्री पर भी कितना है, E इंटू ए है। ठीक है ना, वो अलग बात है कि 180 डिग्री पर निगेटिव फ्लक्स है और इस पर क्या ऐसा फ्लक्स है, पॉजिटिव फ्लक्स है। और मिनिमम फ्लक्स कब होगा, एकदम फ्लक्स का मैग्नीट्यूड 0 कब होगा, जब थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब एक और चीज, देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, ये थीटा है, अगर ये 0 डिग्री है, यहां मान लेते हैं ये 0 डिग्री है,
ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। 0 डिग्री पर फ्लक्स मैक्सिमम, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। 90 डिग्री पर फ्लक्स 0 होगा। 180 डिग्री पर फ्लक्स मैक्सिमम होगा लेकिन निगेटिव होगा, मैक्सिमम बट निगेटिव। ठीक है, 0 से 90 के बीच में, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो याद ही होगा, भूले नहीं होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट होता है। तो 0 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है और फ्लक्स में कॉस बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, तो इधर फ्लक्स पॉजिटिव होगा, यहां फ्लक्स पॉजिटिव होगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट। इस जगह पे फ्लक्स क्या होगा? निगेटिव फ्लक्स होगा। तो इस चीज को भी रखिएगा दिमाग में, एक एक चीज को स्टोर करते चलिएगा वरना भूलते मत चले जाइएगा। अच्छा, कहीं कहीं पे हम ये लिख भी दे रहे हैं, इस तरीके से भी देखा जा सकता है। E.ds, हम एक एक चीज बता दे रहे हैं। E.ds, तो ds में भी कंफ्यूज्ड नहीं होना है। S for surface area, S for surface area. Now we are going to find out what is the unit of electric flux and dimension of electric flux. रफ कर रहे हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बताइए। फ्लक्स फाई ई का वैल्यू क्या आया? ई ए कॉस थीटा। ठीक है, व्हाट इज यूनिट ऑफ ई? न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज यूनिट ऑफ एरिया? मीटर स्क्वायर। एंड दिस इज यूनिटलेस, यूनिटलेस। देन यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। याद रखिएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। एक और यूनिट होता है ई का, वोल्ट पर मीटर। वहां से क्या आ जाएगा? देखिए तो, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, जो कि क्या बनने वाला है? वोल्ट मीटर। क्या बनने वाला है? वोल्ट मीटर। तो अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, डायमेंशन की बात करते हैं, इसके डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन, चलिए, डायमेंशन ऑफ फाई ई इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ई, डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ कॉस थीटा। ये डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस है। चलिए, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ई क्या होगा? डायमेंशन ऑफ एफ, ई बराबर एफ बाई क्यू होता है, डायमेंशन ऑफ क्यू इंटू डायमेंशन ऑफ ए। एफ का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, क्यू का डायमेंशन आई टी, ए का डायमेंशन एल टू। चलिए लिख दीजिए, एम एल
2 है यहाँ पे और यहाँ 1 है, Ml3 T -2 और एक और जाएगा -3 और क्या आएगा साथ में I। तो ये क्या होगा हमारा डायमेंशन। ये क्या होगा डायमेंशन किसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, और वो क्या है यूनिट है। नाउ अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है स्क्वायर फ्रेम ऑफ एज 20 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर फ्रेम है, एज इसका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, प्लेस्ड विथ इट्स पॉजिटिव नॉर्मल मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स थीटा इस तरह से प्लेस किया गया है कि इस स्क्वायर फ्रेम का जो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। दैट मीन्स थीटा इज 60 डिग्री विथ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, फील्ड कितना दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 वोल्ट पर मीटर। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस बाउंडेड बाय द फ्रेम। मतलब आपको फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है। एक स्क्वायर फ्रेम है जिसका एज 10 सेंटीमीटर है, ये कोई स्क्वायर फ्रेम है जिसका एज 10 सेंटीमीटर है, लेंथ भी 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ भी 10 सेंटीमीटर, और इसका मान लेते हैं कि एरिया वेक्टर इधर है और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रॉस कर रहा है। तो एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में एंगल कितना है थीटा, और थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री। आपसे क्या पूछ रहा है फ्लक्स पूछ रहा है। फाई इज इक्वल टू क्या होगा ई ए कॉस थीटा। व्हाट इज ई 20 वोल्ट पर मीटर। ए कितना होगा 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर होगा, 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर स्क्वायर, दैट इज 0.01 मीटर स्क्वायर है ना। तो 0.01 मीटर स्क्वायर कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री। चलिए कितना निकल करके आने वाला है यहां से, तो 0.2 आएगा, 20 इंटू इतना देखिए, एक जीरो से एक डेसिमल इधर जाएगा, 2 इंटू 0.1 वोल्ट पर मीटर और मीटर स्क्वायर वोल्ट मीटर। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है 1/2, दैट मीन्स 0.1 वोल्ट मीटर। 0.1 वोल्ट मीटर कितना फ्लक्स होगा 0.1 वोल्ट मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Charge Q is placed at center of a sphere taking outward normal as positive। ठीक है, वो तो हम लोग ले लेंगे। Find the flux of electric field, find flux of electric field। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से हमारे गॉस लॉ का बेस है ये क्वेश्चन। अगर ये प्रॉब्लम दिमाग में रहेगा तो गॉस लॉ हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस
through the surface, through the surface due to enclosed charge, due to enclosed charge। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पूरी जिंदगी हम लोग खोजते रहते हैं कि कहाँ से आया गॉस लॉ, गॉस लॉ, गॉस लॉ। गॉस लॉ लॉ है बेसिकली, एंड यू नो दैट लॉ डज नॉट रिक्वायर एनी डेरिवेशन, बट दिस क्वेश्चन इटसेल्फ इज डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ। ये क्वेश्चन खुद अपने आप में डेरिवेशन है गॉस लॉ का, देखिएगा। यही है, चार्ज क्यू रखा गया है। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर। मान लेते हैं स्फीयर का रेडियस आर है, आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। रेडियस लेना होगा हम लोगों को। इस चार्ज के कारण बताइए तो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा। बस जितना बोल रहा है उतना ही दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह से निकल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इस स्फीयर का हर एक पॉइंट इस चार्ज से कितना डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर है। तो बताइएगा, आर डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को पता है कि नहीं है? क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो और साथ में अगर इस जगह पर हम ये छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेते हैं ds या dA, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ dA? अभी सबसे पहले हम एरिया पढ़ाए थे, और सरफेस अगर क्लोज्ड हो तो एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर बाहर की ओर। फील्ड जिस डायरेक्शन में है, एरिया भी उसी डायरेक्शन में है, तो इस जगह पर थीटा कितना दिखाई दे रहा है? 0 डिग्री। बताइए ऐसा कितना ds है? बहुत सारा ds है, हर जगह ds ही ds, छोटा छोटा ds से बना हुआ है ये, छोटा छोटा एरिया से मिल करके हर जगह। अगर हम एक छोटे से एरिया से फ्लक्स निकाल करके इंटीग्रेट कर देते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। तो देखिए, टोटल फ्लक्स थ्रू स्फीयर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट dA कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री। और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। चूंकि हम लोग डॉट लिख दिए हैं तो वेक्टर साइन रखने की आवश्यकता नहीं है। ई का वैल्यू बोलो। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना डिस्टेंस पर? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? r, क्यू बाई आर स्क्वायर। तो लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर dA वेक्टर। कांस्टेंट को बाहर निकालो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, दैट मीन्स कहिए ना सीधा सीधा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल? एरिया dA। और dA को जोड़ना है। बताइए dA को जोड़ करके क्या निकालेंगे? कितना dA आएगा? dA का इंटीग्रेशन क्या देगा? इस स्फीयर का टोटल एरिया। क्या स्फीयर का टोटल एरिया क्लास 10th में नहीं पढ़े हैं क्या? कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल। ये क्या है हमारा? फाई ई। तो बताइएगा फाई का वैल्यू क्या निकल करके आ गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द स्फीयर व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है क्या एक्चुअली? इनक्लोज्ड चार्ज बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और क्या कह सकते हो? एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉस लॉ है।
यही क्या है? गॉस लॉ है। दिमाग में रखिएगा, आगे चल के हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे तो कहें किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है वह उस सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आता है उसके बराबर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। ये कोई स्फीयर है r रेडियस का और इस बार यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है q और हम इस बार आपसे फ्लक्स पूछ रहे हैं कि फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। सोच पा रहे हैं? तो फ्लक्स के डेफिनेशन के पास जाइएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इट इज काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस। इट इज काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस। एक पॉइंट चार्ज कितना काउंट किया नंबर ऑफ लाइंस? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई जितना था, प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा, जितना था इसके सेंटर, ये चार्ज से जितना लाइन निकला सब के सब इस स्फीयर से क्या किया है? क्रॉस किया है। और कितना वैल्यू आ रहा है उसका? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से भी जो लाइन यहां से निकला था इसके कारण पोजीशन चेंज कर देने के कारण क्या नंबर ऑफ लाइंस चेंज हो जाएंगे क्या? अगर हम कहीं और रख देंगे, मीडियम सेम हो, तो नंबर ऑफ लाइन चेंज कर जाएंगे क्या? बस मीडियम बदलना नहीं चाहिए, मीडियम हमारा बदलना नहीं चाहिए। तो यहां से भी कितने हैं लाइंस निकल रहे होंगे? उतने ही निकल रहे होंगे जितना यहां से निकल रहे होंगे। और जो यहां से निकले सब के सब क्रॉस किए कि नहीं किए? किए। तो जो यहां से निकलेंगे वो सब के सब क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो यहां से भी टोटल फ्लक्स कितना होना चाहिए? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से भी सोच सकते हो कि चलो ठीक है, हम एक छोटा सा स्फीयर इसी के अंदर ले लेते हैं जिसके सेंटर पर हमारा चार्ज है, तो इससे फ्लक्स क्या होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब इससे नंबर ऑफ काउंट क्या होगा? Q बाई नंबर ऑफ काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वही वाला नंबर ऑफ लाइंस जो है वो बड़े वाले स्फीयर से भी निकल रहा है, तो कितना होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एक क्वेश्चन और, ये एक क्यूब है और क्यूब के भीतर में एक चार्ज रखा गया है Q। अब बताइए कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? व्हाट इज द आंसर? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों? वो सेम काउंट सेम काउंट सेम काउंट। अरे भैया सरफेस क्लोज्ड है, यहां से भी जो होंगे वो हर डायरेक्शन में अपना अपना फील्ड लाइंस निकल रहा है। कितने लाइंस निकलेंगे? जितने इससे निकलेंगे उतने ही इससे निकलेंगे, उतने ही इससे निकलेंगे, उतने ही एक छोटे से में भी से भी निकलेंगे। ऐसा नहीं कि स्फीयर का साइज बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ लाइन इंक्रीज कर जाएगा, घटा देंगे तो नंबर ऑफ लाइन इंक्रीज कर जाएगा। जी नहीं, सोर्स हमारा पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज उतने ही लाइंस निकालेंगे अगर चार्ज आप बदलते नहीं। हाँ, Q के जगह पे 2Q ले लोगे, Q के जगह पे 2Q ले लीजिएगा, तब नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाएगा। 3Q ले लीजिएगा, ट्रिपल हो जाएगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड हम चेंज नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ लाइंस चेंज होने वाला नहीं है। यही गॉस लॉ है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से क्रॉस करने वाला टोटल फ्लक्स जो है वह उस क्लोज सरफेस में इनक्लोज्ड चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करने पर प्राप्त होता है या फिर मिलता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको हम फ्लक्स से रिलेटेड समझा रहे हैं ताकि आगे चल करके दिक्कत ना हो। चलिए, यहां से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स E है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इस क्यूबॉइड के कारण आपको क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। इस क्यूबॉइड के कारण आपको क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। आप ले लीजिए LBH।
चलिए अब ध्यान दीजिएगा, कितने सरफेसेस? 6 सरफेस। ऊपर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर और फील्ड इधर, एंगल कितना? 90 डिग्री। यहां से φ1 का वैल्यू 0। नीचे वाले सरफेस भी फील्ड के साथ कितना डिग्री? 90 डिग्री, φ2 का वैल्यू 0। सामने वाला सरफेस इधर आपकी तरफ, उसका मुंह खुला हुआ है और फील्ड इधर जा रहा है, एंगल कितना? 90 डिग्री, φ3। इस सरफेस के कारण भी फ्लक्स 0। पीछे वाले सरफेस का मुंह किधर है? बाहर की ओर, इधर, और फ्लक्स फील्ड किधर जा रहा है? इधर। व्हाट इज द एंगल? दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। वहां भी फ्लक्स, इसके चलते भी फ्लक्स φ4 क्या होगा? 0। चलिए, इसके कारण फ्लक्स, इस सरफेस के कारण इसका एरिया वेक्टर इधर और फील्ड भी इधर, यहां पे थीटा कितना? 0। तो इस जगह पे फ्लक्स φ4 था ना, φ5 कितना हो जाएगा? EA, A कितना है? BH cos 0 कितना होता है? 1। क्लियर? अब इस सरफेस पर φ6 के लिए दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना एंगल? 180 डिग्री। दैट मीन्स यहां थीटा 180 डिग्री हो गया, तो cos थीटा का वैल्यू कितना होने वाला है? माइनस होने वाला है। φ6 छठे सरफेस से फ्लक्स कितना हो जाएगा? EA, इसका भी एरिया कितना होगा? जितना इसका होगा, BH, लेकिन यहां पे क्या होगा? -1, दैट इज -EBH। अब टोटल फ्लक्स क्या होगा? इस क्लोज सरफेस से सारे फ्लक्सेस को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस EBH माइनस EBH, दैट इज 0। क्लियर है? इसका मतलब एक और चीज क्या होगा? अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स बाहर है तो कोई भी क्लोज्ड सरफेस से क्रॉस करने वाला फ्लक्स हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। क्या? इफ द सोर्स ऑफ फील्ड इज outside, then the flux crossing through closed surface is 0। एक और एग्जांपल देके समझ सकते हैं। ये हमारा कोई स्फेयर है और यहां पे चार्ज Q है। इस जगह से क्या निकल रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे। इस तरीके से इससे फ्लक्स कितना जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि जितने इन किए, कितने इन किए लाइंस? 1 2 3 4, उतने ही लाइंस यहां से क्या हो गए? निकल गए। तो उस कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि सर यहाँ एरिया कम है। अरे भाई, एरिया कम है तो यहाँ पे लाइंस क्लोज्ड हैं, यहाँ पे फील्ड मजबूत है। फील्ड बढ़ा, एरिया भले कम है, दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा। अगले जगह पर जब इनका निकासी हो रहा है तो एरिया भले बढ़ गया लेकिन लाइंस दूर दूर हैं, और जब लाइंस दूर दूर होते हैं, मोर क्राउडिंग नहीं है, तो फील्ड वीक है। मतलब जब यहां से यहां फील्ड घटा है तो एरिया बढ़ा है। दोनों जगह से नंबर ऑफ लाइंस इंटरिंग टू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन exiting to the closed surface. Hence, the net flux through the any closed surface is 0 when the source of electric field is outside to that closed surface. ठीक है, उस क्लोज सरफेस से क्या होना चाहिए? बाहर की ओर होना चाहिए। सेम कंडीशन आप यही इसके चलते भी निकाल सकते थे।
यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अगर आपको हम दिए हैं तो इससे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। सोर्स बाहर है, क्लोज सरफेस है, 0 होगा। कोई आपसे सिर्फ कर्व्ड सरफेस से भी पूछता तो भी आप क्या कहते? 0, क्योंकि सर फील्ड इधर जा रहा है और कर्व्ड सरफेस दोनों के बीच में एरिया एंगल कितना है? 90 डिग्री। फ्लक्स हमारा क्या निकल करके आता? 0। तो ये सब जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छे से कीजिएगा। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज करके गॉस लॉ पढ़ने की कोशिश करेंगे। और गॉस लॉ आप पढ़ भी चुके जाने अनजाने में। कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर का इनक्लोज्ड चार्ज को अगर आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हो तो उस क्लोज सरफेस से निकलने वाला टोटल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, यही तो है गॉस लॉ। और गॉस लॉ को पढ़ने के बाद अलग अलग तरह के सिस्टम के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जैसे एक सेल हो या फिर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो। ठीक है, सेल के बाहर, सरफेस पे, अंदर में फील्ड निकालेंगे। और लास्ट क्लास हमने कहा है आपको कि कूलॉम्स लॉ का यूज करके हम डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कल के क्लास में जब हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे? गॉस लॉ देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबसे अनुरोध होगा कि मन लगा करके पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।